चलिए तो हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आज हमारा टॉपिक है, आज टॉपिक नहीं है, आज हम उन कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हमने कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में जिक्र या फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में किया था। कौन कौन से हैं? तो उसमें मेजर टर्म है हमारा वोटिंग, वोटिंग के बाद है हमारा सिस्टम कॉल्स, और सिस्टम कॉल्स के बाद ट्रबल शूटिंग। ये तीन मेन है। बाकी एक्स्ट्रा रूप से हम वायरस की भी चर्चा करेंगे, लेकिन वायरस उनके लिए नहीं है जो सिर्फ क्वालिफाई होना चाहते हैं। मैंने वायरस को सॉफ्टवेयर में बढ़ा दिया था जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी था। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से देखना चाहते हैं उनको मैं वायरस थोड़ा और अच्छे लेवल तक बढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। हाँ जी भाई, स्टार्ट करते हैं, पीडीएफ करते हैं ओपन और समझते हैं। जी देखो, पहले मैं एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना हिंट करूंगा, उसके बाद उसको हम डिटेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, चीजों को सुनना, जैसे हर बार आप सुनते हो सेम उसी चीज उसी कंसेप्ट को फॉलो करना, वहां से काम हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट हमारी स्क्रीन पर है, वोटिंग, जिसे हम वोटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो वन बाय वन हम इनका डेफिनेशन समझेंगे और एग्जाम के लिए कितना और जरूरी है उस चीज पर भी थोड़ा गौर फरमाया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला टर्म है व्हाट इज अ वोटिंग। आखिर वोटिंग होता क्या है? तो वोटिंग होता क्या, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। सॉफ्टवेयर में हमने इसके बारे में बोला था कि जो जब हमारा कंप्यूटर चालू हो रहा है, यानी प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर चालू होता है तो चालू होने में जो प्रोसेस होता है उससे हम वोटिंग कहते हैं। काफी लोगों ने कमेंट भी किया था जब मैंने वोटिंग का डेफिनेशन पूछा था। तो यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को। दिक्कत पता है कहां आने वाली? आगे आने वाले टर्म्स में। कैसे? अगला पॉइंट है सीक्वेंसिंग ऑफ वोटिंग, यानी वोटिंग का सीक्वेंस क्या होता है, कौन कौन है जो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। चलिए तो पहले हम सीक्वेंस को समझते हैं, उसके बाद हम इनमें आने वाले टर्म्स की बात करेंगे। चलिए सीक्वेंसिंग क्या है? वोटिंग एक स्टार्टअप सीक्वेंस है, मतलब स्टार्टअप मतलब चालू होने वाला सीक्वेंस है, जो चालू होने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करता है। यानी चालू होने पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे शुरू करने का प्रोसेस होता है वोटिंग। और वोटिंग में जो जो टर्म्स आते हैं उनका एक प्रोसेस होता है, उनका एक सीक्वेंस होता है, उसे ही वोटिंग सीक्वेंस कहते हैं। या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने में जिन जिन का रोल रहता है वो वोटिंग सीक्वेंस में आते हैं। चलिए सबसे पहले किसका आता है सर? बूट लोडर का आता है, देन उसके बाद बूट डिवाइस का आता है, और थर्ड नंबर पे आता है वोट सीक्वेंस। सर ये क्या होता है? अगर मैं थोड़ा और डिटेल करूं तो आप इस लेवल पर पहुंचेंगे कि वोटिंग सीक्वेंस में हमारा, जस्ट वेट एक मिनट, कहां पे? क्योंकि पहला टर्म है बूट लोडर। तो जब हमारा सिस्टम, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए आएगा, मतलब जब हम उसे मतलब मेन मेमोरी में ले जाएंगे, तो ले जाने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो बूट लोडर का रहता है। और बूट डिवाइस यानी जहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है। अब स्टोर कहां पर होता है? अच्छा एक बार कमेंट कर दीजिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस टर्म की बात हम लोग कर चुके हैं। अगर वोटिंग की टाइप, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में, देखो वोटिंग डेफिनेशन के बाद जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वोटिंग के टाइप ही हैं। वोटिंग के दो टाइप होते हैं, एक कोल्ड, दूसरा वार्म वोट, ठीक है। पहले मैं इनके दूसरे नाम भी लिखा देता हूं जब तक आप कमेंट करिए जो चीज आपसे पूछिए। वार्म की बात करें तो इस वार्म को हम सॉफ्ट बूट के नाम से भी जानते हैं, सॉफ्ट बूट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड को हम हार्ड बूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए मैंने पूछा था रोम मेमोरी में नहीं होता, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, फ्लॉपी ड्राइव में होता है। मैंने लोडिंग की बात ही नहीं करी, मैंने लोडिंग की, बूट सीक्वेंस जरूर होता है, जो आप रोम की बात कर रहे हैं वहां पर चले जाएंगे हम, ठीक है। चलिए तो वोटिंग की बात कर लेते हैं। वोटिंग कोल्ड और वार्म की बात होती है। चलिए वार्म के बारे में एक चीज और लिखना, इसे हम रीस्टार्ट से भी समझते हैं। किससे? रीस्टार्ट, यानी वार्म के आगे रीस्टार्ट जरूर लिख लेना। रीस्टार्ट मतलब जब कंप्यूटर को
रीस्टार्ट किया जाता है। अब रीस्टार्ट का मतलब क्या है? मतलब ये कंप्यूटर डिवाइस हमारे पहले से चालू हो तभी तो रीस्टार्ट करेंगे। तो जब किसी पीसी को रीस्टार्ट किया जाता है तो वो जो बूटिंग होती है उसे हम वार्म या सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी सारा कोल्ड बूट होता है। कोल्ड बूट का मतलब क्या है? कंप्यूटर चालू नहीं है, हमने बंद कर दिया और हम आके, जैसे मैंने कल रात को क्लास ली थी और अभी फिर आके मैंने कंप्यूटर को अपने को ऑन किया, तो वो जो बूटिंग होगा ना वो कोल्ड या फिर हार्ड बूट होगा। अगर मेरा कंप्यूटर चालू है, मैंने रीस्टार्ट किया, तो वो फिर वार्म होगा। यानी कोल्ड में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन सॉफ्ट में बिल्कुल क्लियर है। रीस्टार्ट मतलब वार्म बूट, बाकी चालू होना। लिखा भी है जब यूजर कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद होने के बाद चालू करता है ना, उससे कोल्ड बूट बोला जाता है। और रीस्टार्ट के लिए की स्टॉक भी लिखा है। यानी की स्टॉक का मतलब है जब हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो भी हमारा वार्म बूट के अंदर ही आता है। तो जो टर्म बताए हैं उसे बस लिखना, बाकी सब काम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस के स्टेप की। जब बूटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, पहले इस फिगर को समझते हैं, देन उसके बाद आगे के फिगर को हम समझेंगे। अगर हम बूटिंग स्टेप की बात करें तो टोटल 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है जिसमें वायोस को लोड किया जाता है। दूसरा स्टेप है जिसमें पोस्ट को कंप्लीट किया जाता है। तीसरे स्टेप में ओएस लोड करता है। चौथे स्टेप में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लाइज किया जाता है। और पांचवे में सिस्टम यूटिलिटीज को लोड किया जाता है। सिस्टम यूटिलिटीज हम लोग जानते हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं। और 6 स्टेप में यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाता है, मतलब यूजर अपना आईडी पासवर्ड डाल के डेस्कटॉप पर जाता है। तो मैं सिंपल शब्दों में अगर बूटिंग प्रोसेस को और डिफाइन करूं तो जब हम पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं, जब हम पावर ऑन बटन प्रेस करते हैं और हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप सामने आता है, क्या आता है? डेस्कटॉप सामने आता है। इस पूरी की पूरी इसके बीच में जो प्रोसेस हो रही है ना उसे बूटिंग बोला जाता है। यानी हमने बटन ऑन किया और हमारा डेस्कटॉप सामने आया, इसके बीच में जो प्रोसेस हुई वही बूटिंग है। अब इस प्रोसेस में बीच में कौन कौन आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बूटिंग में कौन आता है कौन नहीं आता। तो इसके लिए ये फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं क्योंकि इस फिगर को आप अपनी नोटबुक में बना लेना। यही फिगर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इसमें से बूटिंग में कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। तो ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस फिगर को समझाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। चलिए तो क्या है, जैसे ही हम पावर ऑन बटन, देखो मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे हम पावर ऑन बटन को प्रेस करते हैं हमारे डेस्कटॉप के बीच का जो प्रोसेस है ये वाला, यानी पावर ऑन बटन के बीच की जो प्रोसेस है इसे बूटिंग बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से टर्म है ये देखो। वायोस है, वायोस परफॉर्म करता है पोस्ट को, ठीक है ना। फिर एमबीआर का रोल रहता है, हमारा सीएमओएस भी यहीं पर आता है। बूट स्टार्टअप लोडर है, बूट फाइल्स है, कर्नेल लोडिंग है, फिर रनिंग ओएस है। अब ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं आप जान चुके हैं, आप अनजान नहीं है इन टर्म्स से। पूछो क्यों? चलिए मैं वन बाय वन समझाता हूं सबको। पहले हम बात करते हैं वायोस की। वायोस का मतलब होता है सर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब जितने भी पेरिफेरल्स हैं। पेरिफेरल ऑलरेडी जानते हैं, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो कॉम्बिनेशन हमने अपने पीसी या लैपटॉप में लगा रखा है उनको चेक करने का काम इस वायोस का रहता है। जैसे ही बटन दबाया वायोस एक्टिव होता है और वायोस ये चेक करता है कि हमारे पीसी या लैपटॉप में जितने भी पेरिफेरल कनेक्टेड हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो आगे की प्रोसेस को परफॉर्म कर देगा, आगे को निर्देश दे देगा कि भाई मेरी तरफ से क्लियर है। हाँ, बायोस क्या कर रहा है? बायोस इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक कर रहा है। बायोस इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो चेक करता है ना, इसी प्रोसेस को पोस्ट बोला जाता है। समझ में आया? यही लिखा है यहां पर कि बायोस परफॉर्म्स पोस्ट। बायोस जिस चीज को परफॉर्म करा उसे पोस्ट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोस क्या करता है, सर इनपुट आउटपुट को चेक करता है। अगर पूछा जाए कि पोस्ट क्या है, तो पोस्ट का मतलब है इनपुट आउटपुट की जो चेकिंग बायोस कर रहा है उसी प्रोसेस को हम पोस्ट कहते हैं। अगर पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। एमबीआर जिसे हम मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क के
आउट सेक्टर में यानी फर्स्ट सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं उसमें स्टोर रहता है मास्टर वूट रिकॉर्ड। जब हमारा वोटिंग होगा तो उसके लिए जिन रिकॉर्ड्स जिन सेटिंग की ज़रूरत होती है यहीं पर होती। जब सेटिंग की बात आती है तो हम CMOS को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि CMOS में हम सिस्टम की सेटिंग को रखते हैं। और अगर आपको याद हो तो इस CMOS के साथ हम रोम को भी डिस्प्ले करते हैं। रोम का संबंध रहता है फर्मवेयर से। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं रोम और फर्मवेयर दोनों को। आगे है वूट स्टार्टअप लोडर। मैंने क्या बताया था, जब हमारे वूट रिकॉर्ड का काम आता है, फिर जैसे ही MBR दो चीजें करता है। MBR हमारा दो चीजें करेगा, पहले हमारे वायु से निर्देश लेगा और मास्टर वूट रिकॉर्ड को दे देगा कि भाई उसने काम कर दिया, अब तेरा काम है। वो अपनी सेटिंग को ट्रांसफर कर देगा लोडर की तरफ। अब लोडर का क्या काम था, लोडर लोड करेगा। अब लोडर लोड किसको करता है, सर भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग की बात आ रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहले वूट फाइल को लोड किया जाएगा। वूट फाइल जैसे जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना, जैसे विंडोज की बात करेंगे हम, लाइनेक्स यूनिक्स की बात करेंगे, तो वहां पर उनकी वूटिंग फाइल की बात होगी कि कौन कौन सी वूटिंग फाइल या कौन कौन से लोडर वहां पर यूज होते हैं। क्योंकि हमारे विंडोज में लोडर अलग यूज होता है, लाइनेक्स में अलग यूज होता है, तो उनकी चर्चा होगी जब उन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले बूट लोडर वूट फाइल को बूट करता है, और वूट फाइल जैसे ही लोड होती है तो हमारा कर्नेल आता है। आपको बताया भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल इज द कोर कंपोनेंट होता है कि नहीं होता। अब कोर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले लोड होता है हमारा कर्नेल, और कर्नेल से पहले वूट फाइल, क्योंकि वूट फाइल के बिना कर्नेल आएगा ही नहीं। कर्नेल आएगा तो फिर OS के लिए एक मंच बना दिया कि साहब अब आ सकते हैं। जब कोई नेता रैली करने जाता है ना तो उसके लिए पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बढ़िया स्टेज लगाई जाती है, बढ़िया एंकर्स आते हैं और जनता भी बहुत सारी आती है। तो ऐसे ही भाई OS आ रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए पूरी तैयारियां होंगी। फिर बोल दिया, कर्नेल बोलेगा कि साहब सब तैयार है आप आ जाओ, तो फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। लोड हो गया, आपको पता है कि लोड हो गया तो यानी रनिंग है, तो रनिंग हमारा रैम में जब तक रहेगा, जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक OS रनिंग रहता है और डेस्कटॉप आ जाता है। ये मैंने फिगर के माध्यम से समझाया, बाकी अगर आप स्टेप के माध्यम से देखना चाहते हो तो स्टेप भी रखे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहले स्टेप में वायुस लोड हो रहा है, अब वायुस लोड हो रहा है तो रोम का भी यूज़ होगा, हमारे वायुस का भी होगा, लोडिंग स्टार्टअप प्रोग्राम इन सब की बात होगी। पोस्ट कंप्लीट होगा तो पोस्ट का लिखा है, पोस्ट जिन इनपुट आउटपुट को चेक करता है वही हम पोस्ट कहते हैं, लिखा भी है। वायुस कंडक्ट पावर ऑन सेल्फ, बायोस ही इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को कंडक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि सबसे पहले CMOS से सेटिंग आती है, क्योंकि स्टार्टअप की जो सेटिंग है वहीं पर रहती है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें रजिस्ट्री, हमारी ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगर एंड हमारा ड्राइवर इसी में लोड करेगा स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 5 में हमने सिस्टम की यूटिलिटीज़ को लोड करा लिया। अब यूटिलिटीज़ क्या है, हमारा वॉल्यूम है, एंटीवायरस है, ये सारे यूटिलिटीज़ हैं। लेकिन डेस्कटॉप आने से पहले एक चीज़ याद रखना, यूज़र का ऑथेंटिकेशन ज़रूर होता है, जिसमें यूज़र आईडी अपना पासवर्ड, मतलब यूज़र अपना आईडी पासवर्ड को स्टोर, अगर पासवर्ड लगा है तो अच्छी बात है, यानी डेस्कटॉप और इनके बीच में आप लिख सकते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन भी होता है। तो ये हो जाता है हमारा वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, जो कि है सिस्टम कॉल्स। ठीक है, हाँ जी, लिखा है, मैंने नोट्स आपको दे दिए तो लिखा है सिस्टम कॉल्स। पहले मैं एग्जाम के लिए जरूरी है उसी की बात करूंगा। पहले सिस्टम कॉल को समझ लेते हैं कि आखिर सिस्टम कॉल होता क्या है। चलिए, सिस्टम कॉल एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल से एक सेवा का रिक्वेस्ट करने का एक तरीका है। समझे? मतलब ये कि सिस्टम कॉल के माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे? इसी सिस्टम कॉल की मदद से। अब कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है तो कर्नेल के माध्यम से जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, या फिर बोला जाए कि कर्नेल को
जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत होती है। अब सिस्टम कॉल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिस्टम कॉल आखिर होते कौन कौन सी हैं, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेन है, कम्युनिकेशन है। ये वो सिस्टम कॉल हैं जो कर्नेल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भेजता है, लेकिन माध्यम रहता है सिस्टम कॉल्स। यानी एग्जाम में क्या आएगा सर? डेफिनेशन और ये टाइप, बस बस। क्या इनका डिटेल आएगा? बहुत कम चांस है। तो सिस्टम, अगर हमें प्रोसेस कंट्रोल नहीं समझ में आया सर, प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या है? भाई प्रोसेस को कंट्रोल करना, प्रोसेस में क्या क्या आएगा तो टेंशन न लें, मैंने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। ये वो हमारे सिस्टम कॉल्स हैं जो विंडोज, यूनिक्स या फिर लाइनक्स में किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सिस्टम कॉल के हमारे टाइप्स थे, उनके लिए कौन कौन से कॉल्स किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उनका एक लिस्टिंग बना रखा है, उनकी एक टेबल बना रखी है, आप उनके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रोसेस कंट्रोल की बात करूं, तो अगर विंडोज का यूज हो रहा है तो विंडोज में हमें अगर किसी प्रोसेस को क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए जो कॉल्स किया जाएगा ना, वो क्रिएट प्रोसेस होगा। वहीं अगर किसी प्रोसेस को एग्जिट करने की बात आएगी तो वहां पर एग्जिट प्रोसेस का कॉल होगा। वहीं अगर वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट की बात है, मतलब किसी प्रोसेस को वेट करने की बात आएगी तो वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट का कॉल होगा। तो समझ में आ गया? यानी विंडोज में प्रोसेस कंट्रोल के लिए जो कॉल्स किए जाते हैं उनमें क्रिएट प्रोसेस है, एग्जिट प्रोसेस है, वेट फॉर सिग्नल है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिस्टम कॉल वैलिड या फिर इनवैलिड है प्रोसेस कंट्रोल के संबंध में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वहीं अगर मैं लाइनक्स और यूनिक्स की बात करूं, लाइनक्स और यूनिक्स में जो सिस्टम कॉल होते हैं, अगर मैं कैटेगरी रखूं प्रोसेस कंट्रोल, तो फॉक होता है किसी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, एग्जिट होता है किसी प्रोसेस को बाहर निकालने के लिए, और वेट होता है किसी प्रोसेस को वेट फॉर सिग्नल, यानी कुछ समय के लिए वेट के लिए। तो जैसे विंडोज में होता है वैसे ही लाइनक्स यूनिक्स में होता है। चीज है वही, बस कॉल्स करने के तरीके अलग हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, जैसे फाइल के साथ हमें मैनिपुलेशन करना है, फाइल को मैनेज करना है, तो भाई अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में अगर किसी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उस संबंध में जो कॉल होगा ना सिस्टम कॉल, वो क्रिएट फाइल के नाम से होगा। अगर किसी फाइल को रीड करना है तो रीड फाइल के नाम से होगा। अगर किसी फाइल को हम लिखना चाहते हैं, मतलब राइटेबल जो होती है उसे राइट फाइल होगा, और किसी फाइल को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज हैंडल के नाम से कॉल होगा। तो वही सवाल वैसे ही आते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैलिड और इनवैलिड केस में आते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैंने सिस्टम कॉल्स के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपके पास, जो पीडीएफ है उसमें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ दो ही है, आपको सिस्टम कॉल का डेफिनेशन आना चाहिए, दूसरा सिस्टम कॉल के जो एग्जांपल्स हैं, चाहे तो विंडोज हो या फिर हमारा लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लाइनक्स यूनिक्स की बात करें तो फाइल में ओपन, रीड, राइट और क्लोज। ओपन आपको पता है कि रीड के लिए, रीड के लिए, राइट के लिए, क्लोज के लिए। वहीं अगर हम डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो डिवाइस मैनेजमेंट में जो सिस्टम कॉल होते हैं, विंडोज में हमारा सेट कंसोल मोड होता है, रीड कंसोल और राइट कंसोल होता है। वहीं अगर हम बात करें लाइनक्स यूनिक्स में तो IOCTL रीड और राइट होते हैं, तो इसमें दिक्कत है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन में गेट करंट प्रोसेस आईडी विंडोज में है, सेट टाइमर है और स्लीप है। वहीं अगर हम लाइनक्स यूनिक्स में बात करें तो गेट PID है, मतलब प्रोसेस आईडी, और अलार्म है, और हमारे पास है स्लीप। ये इंफॉर्मेशन में आते हैं। लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें अगर हम बात करें तो हमारा प्रोसेस, फाइल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी आता है। कम्युनिकेशन में जाएंगे तो क्रिएट पाइप है विंडोज़ में, क्रिएट फाइल मैपिंग है, मैप व्यू ऑफ फाइल्स है, ये विंडोज़ की सिस्टम कॉल है। वहीं अगर आप लाइनक्स यूनिक्स की बात करें तो पाइप SHM
गेट है और एम मैप है। वहीं अगर हम प्रोटेक्शन की तरफ जाएं तो विंडोज़ में सेट फाइल सिक्योरिटी है, इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिक्राफ्टर है और सेट सिक्योरिटी डिक्राफ्टर ग्रुप है, ये प्रोटेक्शन में आते हैं। वहीं अगर हम जाएं लाइनक्स यूनिक्स में तो सी एच मोड है, यू मास्क है और सी एच आउन है। ये हैं सिस्टम कॉल्स हमारे लाइनक्स यूनिक्स में। क्वेश्चंस कहते आते हैं, टेंशन ना लें, मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोसेस कंट्रोल के लिए सिस्टम कॉल यूनिक्स का नहीं है। नॉट, देखो फॉक पढ़ा था बिल्कुल, एग्जिट पढ़ा था बिल्कुल, वेट पढ़ा था, लेकिन मैप नाम का आपने कोई भी सिस्टम कॉल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर नहीं देखा। तो ये आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, ये टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में और अपने सिस्टम कॉल का डेफिनेशन लिख लेना कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे इंटरेक्ट करना है तो हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है। ये डेफिनेशन है और सिस्टम कॉल हमारा हो जाता है समाप्त। जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये टेबल। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग करोगे, 18 क्वेश्चन दे रखे हैं, सबको करना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। तो ट्रबल शूटिंग क्या था? ट्रबल शूटिंग याद है, हमने सॉफ्टवेयर में भी स्टम्प का जिक्र किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी समझा था। तो हम पहले ट्रबल शूटिंग को समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ट्रबल शूटिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के कारण का पता लगाने और उससे संबंधित हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब ये कि हमारा सिस्टम में कोई खराबी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम हमारा चाहे तो हार्डवेयर की हो चाहे सॉफ्टवेयर की हो, उसको ठीक करना ही हमारा ट्रबल शूटिंग है। मैंने बताया था, चाहे प्रॉब्लम हार्डवेयर की हो चाहे प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर की हो, अगर आ गई है तो उसको सही करने का मतलब ही ट्रबल शूटिंग होता है। अब ये टर्म ऑलरेडी हम जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। नया ये है कि सर आखिर हमारे सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, वो बता दीजिए। तो अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जब सिस्टम के साथ डील करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस है जो चाहे तो हार्डवेयर के इश्यूज के साथ आए या फिर सॉफ्टवेयर के साथ आए, उनका हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए जस्ट वेट। चलिए अब समस्याएं क्या क्या होती हैं एक बार समस्याओं का जिक्र करते हैं, फिर उन्हें सही कैसे किया। भाई देखो, आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं आता, लेकिन जनरल अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये समस्याएं कभी भी आ सकती हैं आपके साथ। और ज्यादा नहीं मैं कहता, मान के चलिए कि सीपीसीटी के अगर 30 पेपर होते हैं तो 30 में से किसी एक पेपर में ये ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम आती है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं आती, इसका मोड चेंज होता है। तो हमें कहीं ना कहीं इन समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, बाकी इनको सही कैसे करते हैं उनका पूरा प्रोसेस लिखा है, उसे भी देख सकते हैं। चलिए पहला समस्या है कंप्यूटर वॉन्ट स्टार्ट, यानी कंप्यूटर हमारा चालू ही नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करें। दूसरा है स्क्रीन इज ब्लैंक, जब स्क्रीन कैसी हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर का असामान्य रूप से काम करना, यानी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम चाह रहे वैसे काम ही नहीं कर रहा, ये भी एक प्रॉब्लम है। विंडोज वॉन्ट बूट, हमारा विंडोज चालू ही बूट ही नहीं कर रहा है,
तो विंडो बूट नहीं करेगा, कंप्यूटर चालू नहीं होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। द स्क्रीन इज फ्रीजन मतलब फ्रोजन, मतलब जब स्क्रीन जम जाती मतलब चिपक जाता है ना, वो होता है स्क्रीन इज फ्रोजन। अभी कैसे होता है, सही कैसे करते हैं अभी जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या क्या है। कंप्यूटर इज स्लो, कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो बहुत गिर जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्टोरेज नॉइजी मतलब हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है वो बहुत आवाज करता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओवर हीटिंग मतलब बहुत गर्म होता है। इंटरनेट स्लो होता है। ड्रॉप इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। गेट अ सीएमएस एरर, जो हमारे सीएमएस में एरर होते हैं वो हमें प्रॉब्लम करता है। कंप्यूटर हैज इनसफिशिएंट मेमोरी, कंप्यूटर के पास इनसफिशिएंट मेमोरी नहीं है तो भी दिक्कत आती है। कंप्यूटर टर्न ऑन बट स्टिल डोंट वर्क, कंप्यूटर चालू तो हो गया लेकिन वर्क नहीं कर रहा। जब वर्क नहीं करता तो उस केस में हमें काफी बार बीप कोड सुनाई देते हैं। अब वो बीप कोड का मतलब क्या होता है हम कैसे समझेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारा कीबोर्ड और माउस काम नहीं कर रहा, ये भी एक प्रॉब्लम है। मॉनिटर इज नॉट शोइंग एनीथिंग, मॉनिटर कुछ भी नहीं शो कर रहा। प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्डवेयर से भी इश्यूज आते हैं। प्रॉब्लम सीडी ड्राइव से भी आते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, हमें इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है, लेकिन सबका ज़रूरी नहीं है। जो कॉमन बेसिस पर आते हैं हम उनके डिटेल की चर्चा करेंगे। बाकी मैंने इसी पीडीएफ में फॉर्मेटिंग एंड लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब समझते हैं, मतलब नया विंडोज इंस्टॉलेशन की बात आ रही है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लगभग 6 से 7 स्टेप है, फॉलो करेंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम अपने कंसेप्ट पर जहां पर हम थे, यानी कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम है और समस्या, मतलब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, जब अचानक बंद हो जाता है क्या कंप्यूटर, या उसे शुरू करने में कठिनाई होती है, उसमें बिजली की आपूर्ति विफल हो जाती है, जांचें कंप्यूटर का पावर पॉइंट ठीक से प्लग किया गया है, और यदि वह काम नहीं करता तो यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त पावर या फिर नहीं है, तो आपको पावर पॉइंट के साथ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। चालू ही नहीं हो रहा, इसका मतलब पावर प्रॉब्लम है। अगर स्क्रीन काली हो जाती, मतलब खाली दिखती है, तो फिर क्या होता है, यदि कंप्यूटर चालू है लेकिन स्क्रीन खाली है तो कंप्यूटर या स्क्रीन के बीच में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले यह देखने के लिए जांचें क्या मॉनिटर का पावर पॉइंट में प्लग इन किया, मतलब पावर पॉइंट मॉनिटर में पावर जा रही है और मॉनिटर और हार्ड ड्राइव के बीच में कनेक्शन सुरक्षित है। यदि समस्या लैपटॉप में है तो आपको इसे ठीक करने के लिए प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ इंटरनल वायर का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम अपने पीसी में तो आप मॉनिटर को बाहरी रूप से देख सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में सब कुछ अंदर रहता है, तो इसके लिए जो हमारा टेक्निकल है उसी के साथ डील करिए, वो ज़्यादा है। तो स्क्रीन में अगर कोई दिक्कत है, बिल्कुल खाली नज़र आ रही है, तो यानी पावर का कोई ना कोई इशू आ रहा है। वहीं अगर हम जाएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारा सॉफ्टवेयर असमान, यानी हम चाहते हैं वह काम नहीं दूसरा काम कर रहा है, तो उस केस में क्या समझेंगे, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारा जो अदर सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करें और वायरस से स्कैन कर दें। तो ऐसा होने पर जो वायरस है वो टोटली तरीके से रिमूव हो जाएगा, हमारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर देंगे। यानी जब सॉफ्टवेयर हम चाहते हैं वो काम नहीं करता, तो उस केस में वायरस की दिक्कत आती है। अगला है विंडो वॉन्ट स्टार्ट, विंडो बूट नहीं करती, उस केस में क्या परेशानी हो सकती है। तो यदि आपका विंडो बूट करने में परेशानी हो रही है तो आपको इस विंडो रिकवरी डिस्क के साथ फिर से इंस्टॉल करना पड़ सकता है, यानी विंडो को फिर से रीइंस्टॉल करिए, क्योंकि विंडो की रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन इज फ्रोजन, जब स्क्रीन काफी बार चिपक जाती है तो उस केस में क्या परेशानी है, सॉल्यूशन क्या है। तो आपके पास रिबूट करना या फिर से सेव न कर किए गए कार्य को जोखिम कर उठाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता। मतलब आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं,
तो उसका डेटा आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फाइल को, सिस्टम को रिबूट करने के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। फ्रीज, अपर्याप्त रैम, रजिस्ट्री और हमारा फाइल मिसिंग, स्काइप का संकेत, ये सारी चीज़ें फ्रीजिंग के निशान मतलब पावर सिग्नल होते हैं। अगर हम बोलें कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हैं। आप पावर ऑन बटन को प्रेस करिए, रीस्टार्ट बटन को क्लिक करिए, दोनों में से कोई भी कर देंगे, हो जाएगा। फिर भी इश्यू लगे तो आप रैम को साफ कर लीजिए, काम हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर इज स्लो। अब भाई कंप्यूटर अगर धीमा है तो इसका मतलब है कि आपकी हार्ड डिस्क पर अनवांटेड फाइलें स्टोर कर दी गई हैं, और इस केस में आपको फायरवॉल या फिर एंटीवायरस की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कंप्यूटर स्लो है तो आपको वायरस का फेस करना पड़ सकता है, वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज नॉइज। जब स्टोरेज आवाज़ करते हैं तो सिंपल सा है कि हार्डवेयर में लगा फैन टूट गया है, क्योंकि जब आवाज़ आ रही है तो फैन जब हमारे टूट जाता है तो उस केस में ही हमारा सिस्टम ज़्यादातर आवाज़ करता है, मोस्ट ऑफ द केस में वही होता है। और अगर हार्डवेयर में दिक्कत है तो फिर हार्डवेयर को या फिर कंप्यूटर को बंद करने से पहले आपको बैकअप की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एक बार डेटा चला गया, क्योंकि हार्डवेयर अगर क्रैश हो गई तो फिर डेटा पूरी तरीके से चला जाएगा। ओवरहीट का मतलब भी फैन से होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर चालू होती है तो प्रॉपर तरीके से कूलिंग पर्याप्त नहीं है, और कूलिंग पर्याप्त नहीं है, कूलिंग के लिए हमें पता है कोई पीसी में एसी तो लगाते नहीं है, हमारा फैन ही होता है जो कि हमारे हीट को ऑब्जर्व करता है, वो होता है फैन। तो फैन के संबंध में आप समझ सकते हैं। जब इंटरनेट स्लो है तो इंटरनेट स्लो के संबंध में एक नॉर्मल केसेस आता है कि आपको टेम्परेरी फाइल का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा हो गया है, तो आप समय समय पर जो कुकीज़ हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए, वहाँ से आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। जब इंटरनेट ड्रॉप हो जाता है तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि आपके फ़ोन लाइन, आपके ब्रॉडबैंड केबल्स, इसमें इशू है, तो उस केबल्स या फिर वाईफाई कनेक्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ से आपका ये ड्रॉप कनेक्शन सही हो जाएगा। काफ़ी बार जो हमारे ड्राइवर होते हैं, हमारा मॉडेम होता है, उसमें भी दिक्कत आती है, तो ड्राइवर को आप फिर से रिस्टॉल कर लीजिए, उस केस में भी आपका कनेक्शन फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट और देख लेता हूँ, जब बीप कोड आते हैं, जब कंप्यूटर हमारा चालू तो हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो उस केस में बीप कोड आते हैं। इन बीप कोड को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो मैं बीप कोड की चर्चा पहले कर लेता हूँ। चलिए, अगर हम बीप कोड की बात करें, जैसे बीप अगर सिंगल बीप आए, आपने कंप्यूटर ऑन किया तो एक सिंगल बीप आ रही है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मशीन ओके है, बिल्कुल सही है। अगर बीप कंटिन्यूस आए, मतलब बीप बार बार सुनाई दे रही हो, तो इसका मतलब पावर सप्लाई इशू है, ये संकेत हैं प्रॉब्लम के। वहीं अगर बीप शॉर्ट और रिपीटिंग में आए, मतलब छोटी बीप आए लेकिन बार बार आए, तो इसका मतलब पावर सप्लाई या फिर कीबोर्ड में दिक्कत है, दोनों में से आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर एक लंबी और एक छोटी बीप, एक बड़ी लंबी एक छोटी बीप आए, इसका मतलब मदरबोर्ड इशू है, मदरबोर्ड को चेक कर लीजिए। अगर लंबी बीप रिपीट हो, मतलब लंबी बीप रिपीट हो, तो उस केस में रैम का इशू है, रैम सही कर लीजिए, आपका सिस्टम सही हो जाएगा। अगर नो बीप नो डिस्प्ले, तो उस केस में पावर सप्लाई, वायूस या फिर इनपुट आउटपुट से जो स्लॉट है वो इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि अगर वायूस आगे नहीं बढ़ा तो बूटिंग होगी ही नहीं, क्योंकि वायूस चेक करता है हमारे इनपुट आउटपुट को, तो इनपुट आउटपुट प्रॉपर नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों कंसेप्ट हो जाते हैं समाप्त, हमारा सिस्टम कॉल हो जाता है, बूटिंग हो जाता है, ट्रबल शूटिंग हो जाता है, अब बचता है वायरस। तो वायरस उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, बाकी जिनको लगता है कि सर हमें सिर्फ क्वालिफाई करा दीजिए, इतने से काम हो जाएगा, तो आप इस क्लास को यहीं पर विराम दे सकते हो, क्योंकि आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वायरस का जितना ज़रूरी था वो मैं सॉफ्टवेयर में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं वायरस का डिस्कशन उन्हीं स्टूडेंट के साथ करूँगा जिनका कहीं ना कहीं टारगेट है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो अगर आपको लगता है कि सर हम पास होना है या 50 नंबर तक लाने हैं, तो आप इस क्लास को यहीं पर विराम दे सकते हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। बने रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। चलिए, तो अगले कंसेप्ट की तरह मूव करते हैं जिसका नाम है
वायरस। वैसे तो वायरस का जिक्र हम कर चुके हैं, वायरस को एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वायरस में हम मैलिशियस प्रोग्राम की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए, तो वायरस क्या है आप ऑलरेडी जानते होंगे कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे डिवाइस को हार्म पहुंचाता है या फिर फाइल और अनदर जो इन्फॉर्मेशन है उनको इन्फेक्ट करने का काम करता है, किसी बिना किसी उपयोग से उन्हें इन्फेक्ट करे, ये हमारा वायरस का काम है। वायरस काफ़ी केस में कोड के रूप में प्रवेश करता है, फाइलों को संक्रमित और डेटा को भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करने का काम करता है। काफ़ी केस में हमारा ये डिवाइसेस को भी क्रैश कर देता है, किसको, स्टोरेज डिवाइसेस को। तो ये भी आप समझना। बाकी मैंने यहाँ पर लिखी है कि क्या वो सिग्नल है जिसकी वजह से हम ये पहचान पाएंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस है। चलिए, पहला सिग्नल है सिस्टम की स्पीड। अगर सिस्टम की स्पीड कम होती है तो सिग्नल है कि वायरस आ गया है। पॉपअप विंडोज, बार बार पॉपअप विंडोज, पॉपअप जानते हैं जिसे हम एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में भी समझते हैं, वो आ रही है, समझ जाना वायरस है। सेल्फ एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम खुद ही एग्जीक्यूट हो जाए, हमें पता ही नहीं चले, तो उस केस में ये जो सिग्नल है वो भी वायरस का है। अकाउंट लॉक्ड हो जाए, अचानक लॉक हो जाता है, डिवाइस क्रैश हो जाती है, तो ये हमारे वायरस के सिग्नल होते हैं। अच्छा, वायरस को कैसे खोजा जा सकता है? तो वायरस को मतलब कैसे, मतलब वायरस के संपर्क में हम एक्चुअली में आते कैसे हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वायरस आ सकता है? तो पहला कि जब आप म्यूज़िक, फाइल, इमेज किसी अदर के साथ शेयर करते हैं तो उस केस में वायरस के शिकार हो सकते हैं। आप स्पैम साइट पर विजिट करते हैं, आप ओपनिंग स्पैम ईमेल या फिर ईमेल अटैचमेंट, स्पैम जो ईमेल अटैचमेंट है उन पर ओपन करें तो आप वायरस के शिकार हो सकते हैं। डाउनलोड फ्री गेम्स, टूल बार, प्लेयर या फिर फ्रेमवर्क यूटिलिटीज़ को जब आप डाउनलोड करते हैं तो उस केस में हो सकते हैं। या फिर आप ये मान के चलिए कि लाइसेंस एग्रीमेंट को पूरी तरीके से जांच किए बिना जब आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उस केस में भी आप वायरस के शिकार हो सकते हैं। तो ये जनरल फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमारे वायरस कौन कौन से हो सकते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की चर्चा होगी। चलिए, पहले वायरस के नाम देख लेते हैं। वुड सेक्टर वायरस है, ओवरराइट है, हमारा डायरेक्ट एक्शन है, बैब स्क्रिप्टिंग है, पॉलीमॉर्फिक है, डायरेक्टरी है, मैक्रो है, मेमोरी रेजिडेंस है, कंपेनियन, मल्टी पार्टेंट, फाइल इंटरफीरियर, स्पेस फिलर और स्टील्थ वायरस। ये वो वायरस हैं जिनके बारे में हमें, वैसे और भी होती हैं, वायरस के लिमिट नहीं है, तो ये ज़रूर, ये इतने मैंने वहाँ से लिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में रखा है। चलिए, सबसे पहले वूट सेक्टर। अब वूट क्या है जानते हैं? जब कंप्यूटर चालू होता है तो उस प्रोसेस को हम वूटिंग कहते हैं। तो वूट सेक्टर पहले आप पढ़िएगा। यह वायरस सिस्टम के स्टोरेज के एमबीआर को प्रभावित करता है। वही वूट सेक्टर वायरस जो वूटिंग को प्रभावित करे। अब वूटिंग में किसको? एमबीआर को। क्यों? क्योंकि इसी एमबीआर के पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमारा सिस्टम कैसे चालू होगा, कैसे लोड होगा। तो वूट सेक्टर जो वायरस है हमारे एमबीआर को इन्फेक्ट करता है। एमबीआर मतलब मास्टर वूट रिकॉर्ड, सिंपल वे में समझ गए होंगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, वूटिंग सेक्टर, ऐसा वायरस जो वूटिंग सेक्टर को इन्फेक्ट करे, वो वूटिंग सेक्टर वायरस होता है। आप टारगेट समझ सकते हैं, टारगेट बता दिया है, लिखा है एनी फाइल वन गेट एक्सेस टू प्राइमरी मेमोरी। और एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्किलर, फॉर्म, मॉलीबूट .b और स्टोन वायरस, ये वूट सेक्टर वायरस के एग्जांपल्स हैं। अगर हम ओवरराइट की बात करें, ओवरराइट, तो इस वायरस ने हमारे मतलब मैक में, मैक में नहीं, हाँ मैक में, विंडोज़ में, लाइनक्स में, यूनिक्स नहीं है, यूनिक्स, लाइनक्स काफ़ी हद तक नहीं है, लाइनक्स नहीं है भाई, लाइनक्स को आप यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि ये लाइनक्स वायरस फ्री होता है। लाइनक्स हमारा वायरस फ्री होता है, तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है वो आप समझिए कि ओवरराइट वायरस क्या करता है, डेटा को हटा देते हैं और मौजूद कोड को मैलिशियस कोड में बदल देते हैं। मतलब आपका कोई डेटा है, आपने कोई डेटा लिखा है, तो उसे मैलिशियस कोड में बदलना, मतलब
एनकोड कर देना, मतलब उसे अपने डेटा से ओवरराइट कर देना, तो ये होता है हमारा मतलब ओवरराइट वायरस। और ओवरराइट वायरस किसी भी कंटेंट फाइल को टारगेट कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में इसका काम क्या है, कंटेंट को मॉडिफाई करना, कंटेंट को ओवरराइट करना। तो भाई ये ओवरराइट कंटेंट पर ही करेगा, तो इसका टारगेट कंटेंट फाइल ही होती है। अगला है डायरेक्ट एक्शन फाइल। क्या है? डायरेक्ट एक्शन फाइल। डायरेक्ट एक्शन फाइल मुख्य मेमोरी में तेजी से प्रवेश करता है। मतलब बोला जाए कि डायरेक्ट सेक्शन जो डायरेक्ट सेक्शन का जो टारगेट फाइल है वो हमारा मुख्य मेमोरी है। मुख्य मेमोरी के माध्यम से ये फाइल फोल्डर को इन्फेक्ट करता है, बाद में खुद को डिलीट भी कर देता है, जिससे वायरस या फिर फायरवॉल के माध्यम से इसे पकड़ा ना जा सके। अच्छा, टारगेट फाइल क्या है? तो जितनी भी एग्जीक्यूटिबल फाइल हैं या फिर .com फाइल हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, हमारा वियना वायरस और Win64.RUGRAT वायरस। ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग आप समझ गए होंगे। वेब मतलब जितनी वेब फाइल हैं। वेब फाइल मतलब जो इंटरनेट के लिए हम फाइल बनाते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन फाइल का एक्सटेंशन .html होता है उनको जो इन्फेक्ट करे। लिखा भी है टारगेट एनी वेब पर, कोई भी वेब पेज फाइल हो तो उसको टारगेट करता है वेब स्क्रिप्टिंग। कैसे करेगा? देखो, यह स्क्रिप्टिंग वेब ब्राउज़र की सुरक्षा में प्रवेश करता है। हैकर को साइड पेज में क्लाइंट में मैलिसियस स्क्रिप्टिंग को इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। अन्य वायरस की तुलना में वेब स्क्रिप्ट फैलना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम ब्राउजिंग करते हैं और उसी ब्राउज़र के थ्रू ये वायरस हमारे वेब स्क्रिप्टिंग फाइल्स होती हैं उनको टारगेट कर जाता है। एग्जाम्पल लिखा है, सबसे पावरफुल है ये DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला है पॉलीमॉर्फिक। क्या है? पॉलीमॉर्फिक सॉरी। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? ऐसा वायरस जो स्वयं को इनकोडिंग कर मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। खुद को इनकोडिंग कर खुद की ही कॉपी बना ले, यानी सेल्फ डुप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की बात करें तो वहां पर काम हो जाएगा। लेकिन वर्म और मॉलीमॉर्फिक में ये डिफरेंस होता है कि वर्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और ये जो मॉलीमॉर्फिक है ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, यानी खुद की कॉपी बनाता है इनकोडिंग करके। जब ये खुद की कॉपी बना लेगा तो फिर इसका जो इन्फेक्शन है वो हमारे कंप्यूटर की फोल्डर्स हो जाते हैं। फोल्डर्स में जो प्रोग्राम्स पड़े, कोई भी प्रोग्राम हो, सबको टारगेट करता है ये पॉलीमॉर्फिक। मैक्रो वायरस। मैक्रो क्या है? मैक्रो वायरस मैक्रो भाषा में लिखा जाता है, और सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय ये एप्लीकेशन पर टारगेट करता है, यानी ओएस पे नहीं करता। ये जितने भी एप्लीकेशंस फाइल हैं, चाहे तो हमारी एमएस वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, हमारे पावर पॉइंट की फाइल हो, हमारे एमएस एक्सेस की फाइल हो, यानी मैक्रो वायरस हमारे एमएस ऑफिस को टारगेट करता है। आप ये लिख लीजिए। मेमोरी रेजिडेंस। मेमोरी रेजिडेंस मतलब ऐसा वायरस जब कंप्यूटर चालू होता है या कंप्यूटर पर जब हम काम करते हैं, तो ऐसा वायरस जो हमारे रैम में चलने वाले प्रोग्राम को या चलने वाली ओपन फाइल को टारगेट करे। यानी ये जो वायरस है वो मुख्य मेमोरी में रहते हुए जिन प्रोग्राम पर, जिन फाइल पर आप रनिंग में काम कर रहे हो उनको इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो मेमोरी रेजिडेंस का मतलब होता है जो मेमोरी में रहे, और मेमोरी में कौन सी में? वो भी मेन मेमोरी में। तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टेड। मल्टी पार्टेड का टारगेट होता है वूड सेक्टर। जैसे वूड सेक्टर वायरस का काम था एमबीआर को टारगेट करना, वैसे ही हम मल्टी पार्टेड का भी यूज़ करते हैं वूड सेक्टर को इन्फेक्ट करने के लिए, चाहे तो हमारा मेमोरी हो, फाइल हो, इन सब में ये हमारा मतलब इन्फेक्ट करेगा इन सारी टारगेट चीज़ों को। फाइल इन फैक्टर। देखो, फाइल इन फैक्टर की अगर हम बात करें, नाम में ही समझ में आ रहा है कि फाइल इन फैक्टर का मतलब है लेटर स्पेंड। थोड़ा सा वायरस गेम था, ठीक है। हम्म,
फाइल इन्फेक्टर का मतलब है कि ऐसा वायरस जो कि मुख्य सोर्स इसका गेम और वर्ड प्रोसेसर होता है, यानी किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर प्रोग्राम में फैल सकता है, लेकिन मेन टारगेट इसका गेम और हमारे वर्ड प्रोसेसर रहते हैं। वर्ड प्रोसेसर मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर एमएस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइल इन्फेक्टर मतलब जो गेम के या फिर हमारे एमएस वर्ड की फाइल के सोर्स को माना जाता है और किसी भी एग्जीक्यूटेबल या फिर प्रोग्राम में ये टारगेट कर सकता है। तो और नेक्स्ट है फाइल सॉरी स्पेस फिलर। ये जो स्पेस फिलर है ना, इसे हम कैविटी वायरस के नाम से भी जानते हैं। कैविटी मतलब जब दो फाइल के बीच में, दो फाइल है उनके बीच में जो वायरस आता है उसे हम कैविटी या स्पेस फिलर वायरस कहते हैं। मतलब किसी वायरस को नहीं, ये दो फाइल के बीच के स्थान को टारगेट करता है। वो स्पेस, नाम में ही इसका डेफिनेशन है स्पेस फिलर मतलब जगह। स्पेस मतलब जो जगह को भर दे, वो होता है हमारा स्पेस फिलर वाला। जैसे हम कैविटी आपने पढ़ा होगा, दांतों के बीच में जो गंदगी होती है उसे हम कैविटी कहते हैं। तो वैसे ही दो फाइल के बीच के जो स्पेस को टारगेट करे, वहां पर जो रेजिडेंस करे, उसे हम स्पेस फिलर वायरस कहते हैं। स्टील्थ वायरस, स्टील्थ मतलब चुराना, स्टील मतलब चुराना। ऐसा वायरस जो हमारे डेटा को चुराए, यानी वेरी ट्रिकी होता है, जो कि हमारे डेटा को चुराने के बाद उसे डिकोड कर देता है, चेंज कर देता है। ये हमारा स्टील्थ वायरस होता है। बस ये वायरस के टर्म है और इनकी टारगेटेड फाइल भी मैंने आपको बताई और जिनके एग्जांपल्स थे, लिखे भी थे, तो वो आप एक बार पीडीएफ से देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? तो जैसे इन्फेक्ट करने के भी तरीके होते हैं, वैसे बचने के भी तरीके हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर को डे बाई डे या फिर अप टू डेट पर आप अपडेट करते रहिए, तो वहाँ से आप वायरस से बच सकते हैं। दूसरा है कि अननोन सोर्स से कोई अगर ईमेल आया है तो उसे ओपन ना करें। अपने डेटा का बैकअप बनाए रखें, क्योंकि अगर वायरस आ गया तो हमारी डिवाइस को क्रैश कर देगा और क्रैश हो गई तो डेटा चला जाएगा। एक तरीका और है कि आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आप 4 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं: लोअर केस, अपर केस, नंबर और सिंबल। वहीं अगर आप मतलब अपने जो डाउनलोड्स हैं, जितने भी डाउनलोड्स हो रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखें, कोई अनवांटेड चीज़ें डाउनलोड तो नहीं हो रही हैं। पॉपअप का ध्यान रखें कि पॉपअप अगर आ रहे हैं तो उनका एक ब्लॉगर इंस्टॉल कर लें, तो पॉपअप कभी आएंगे नहीं। फायरवॉल का उपयोग करें, क्योंकि फायरवॉल का उपयोग करोगे तो आपको फिर अटैक होगा ही नहीं। और अगर कोई वायरस आ गया तो आपको पता है एडवांस एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। एंटीवायरस कौन से होते हैं, एग्जांपल्स आपको दिए थे, तो यहाँ पर भी वो एग्जांपल्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। और वायरस का आपके पास पीडीएफ था तो उन वायरस में मैंने क्वेश्चंस भी दिए, लगभग 20 क्वेश्चंस है। जिनको लग रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, तो वायरस के लगभग 20 क्वेश्चन दिए हैं, आप इनके साथ डील करिए। जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे इसमें हैं, तो वायरस का जो दिक्कत है वो आपकी दूर हो जाएगी। वायरस एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसको हमेशा पेपर में नहीं देखा जाता, बहुत रेयर केस में देखा जाता है, बट मेरा काम है हर चीज़ को कंप्लीट कराना हर लेवल से, तो उसे मैं करा रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, जितने कंसेप्ट पढ़ाए, उम्मीद है कि आपके पास पीडीएफ होगा। जैसे हम सिस्टम कॉल्स पढ़ाया, वोटिंग पढ़ाया, तो सिस्टम कॉल्स के कुछ पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं, लगभग 15-18 जितने भी क्वेश्चन आप उनको प्रैक्टिस करना। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पर देते हैं विराम और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।